नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों मैं हूं अंकित वर्मा, आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेकर। और दोस्तों आज जो है हिंदी व्याकरण में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे समास, ठीक है। तो आज जो है समास का ये दूसरा टॉपिक आपका है और इस क्लास में हम लोग पूरा समास खत्म कर देंगे। और इसके बाद एक आपका समास का डाउट क्लास होगा जिसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आपको बताए जाएंगे जो आपको दो दो तीन तीन समास जिसमें देखने को मिलता है। तो मैं उसमें ये क्लियर करने वाला हूं कि उसमें कौन सा समास आप कब लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज वाली क्लास पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्लास जो है एकदम बेहतरीन है, एकदम संगठित तरीके से रखी गई है। इसके पहले वाली क्लास भी आप लोग देख सकते हैं, ऊपर आपको पिन किया हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। वहां क्लिक करके आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास अटेंड करिए अगर आपने पिछली नहीं देखी है। अगर आप देख चुके हैं तो आगे कंटिन्यू करिए। वीडियो के लास्ट में भी मैं इसका लिंक जो है यहीं पर शेयर कर दूंगा ताकि आप यहां से देख सकें, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के आप देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए कल हम लोगों ने समास का जो 3 पार्ट था पिछले वाली वीडियो में वो हम लोगों ने कर लिया है। आगे अब जो हम लोगों को करना है ये है हमारा द्विगु समास, ठीक है। चलिए हमने पिछली वीडियो में अव्ययी भाव समास पढ़ लिया है, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास ये सब पढ़ लिया है। आज की वीडियो में है द्विगु समास। अब पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने बताया था पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का होता है, ठीक है। वो आप पीछे जाकर के देख लीजिएगा, मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, द्विगु समास में जो होता है दोस्तों, ये आपका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद जो है मतलब बाद वाला पद या दूसरा पद आप कह सकते हैं, वो प्रधान होता है। ऐसा किस किस समास में होता है, तो 3 समास है। तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है और कर्मधारय समास है। मैंने बताया था कि ये द्विगु और कर्मधारय किसके भेद हैं, तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें एक इसकी विशेषता क्या है कि इसमें विशेषण और संज्ञा का योग होता है। जो सामासिक पद होता है उसमें विशेषण और संज्ञा होगा। अब विशेषण कौन सा होगा, तो जो विशेषण होगा ना ये संख्यावाची विशेषण ही है। देखिए 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है और संख्यावाचक है। तो जो इसमें अगर हम बात करें द्विगु समास में, तो इसमें हमेशा विशेषण आएगा जो संख्यावाची ही होगा, ठीक है। तो ये आपका सूत्र भी इसका होता है संख्यावाची द्विगु, ठीक है। मतलब कि संख्यावाची जहां पर विशेषण आएगा वो द्विगु समास होगा। चलिए तो देखते हैं संख्यावाची विशेषण के बाद क्या आएगा, संज्ञा आएगा। और समस्त पद जो होगा जो जोड़कर बनाएंगे वो किसका बोध कराएगा, समाहार का बोध कराएगा, मतलब कि समूह का बोध कराएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसे उदाहरण देखिए सप्ताह, ठीक है। अब यहां पर आप कहेंगे कि इसका विच्छेद कैसे होगा, तो ये होगा सप्त अहनों का समूह। अब अहन क्या होता है, अहन मतलब होता है दिन, क्या होता है, दिन। तो सप्त अहनों का समूह मतलब 7 दिनों का समूह क्या हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो सप्त आया है ये क्या है, यहां देखिए सप्त जो है ये संख्यावाची विशेषण तो है लेकिन कैसा है, संख्यावाची है। ये आप ध्यान में रखेंगे, संख्यावाची विशेषण ही होना चाहिए तभी होगा ऐसा, ठीक है। आगे बात करते हैं शताब्दी। तो शत अब्दों का समूह। अब अब्द क्या होते हैं, तो वर्ष होता है। अब्द का अर्थ होता है वर्ष, तो अब्दों का समूह, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शताब्दी, ठीक है। उसके बाद त्रिलोक की बात करें तो तीनों लोकों का समूह, जो 3 लोक का समूह होगा तो क्या होगा, त्रिलोक। तो त्रि जो है ये संख्यावाची विशेषण है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। एकांकी की बात करें मतलब एक ही अंक का, तो देखिए एक आया ना, एक अंकी मतलब एक ही अंक का, संख्यावाची विशेषण आ गया। वो बता रहा है विशेषता की, जो विशेषता वो क्या है, एक अंक है इसकी, मतलब कि संख्यावाची विशेषण आ गया आपका। दोपहर मतलब 2 पहरों का समूह, ठीक है, मतलब 2 पहर को मिला दिया गया। तो 2 पहर, 2 क्या है, संख्यावाची विशेषण है और संज्ञा क्या है, पहर है। तो 2 पहर मतलब 2 पहरों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह, ठीक है। तो संख्यावाची द्विगु आपका संख्यावाची यहां पर हो गया। इसी तरह चवन्नी है, नवरात्र है, सप्ताह, सप्ताह तो मैंने बता दिया। त्रिकोण, चौमासा, पंचरात्र, चौहद्दी, ये सब है। देखिए चौहद्दी मतलब 4 हदों का समूह या जो 4 हदों से घिरा हो, चौहद्दी, ठीक है। मतलब चौहद्दी मतलब जो चारों तरफ दीवार होती है ना, वही उसी को कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इतनी सारी चीजें आपको द्विगु समास में क्या करना है, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पर मैं कुछ आपको विशेष चीज बता रहा हूं जो कि मैंने यहां पर टाइप करके लिखा नहीं है, ठीक है, उसे आप देख लीजिए।
विशेष में क्या है आपके, तो विशेष में ये है कि यदि गिनती लिख करके आती है आपसे, यहां तो संख्यावाची विशेषण के रूप में आ रहा है, लेकिन अगर गिनती आती है तो उसमें क्या होगा, ठीक है। गिनती जब आएगी, यदि गिनती 10, 20, ठीक है, 30 या 100 इस तरीके से आती है, तब आपका क्या होगा, 1 से लेकर के इधर जो 10 वाला है, 1 से लेकर के 10 और 10 के बाद 20, 30, ये वाला जो आएगा कंप्लीट वाला, ग्रुप वाला, ये आपका, इसमें आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा, संख्यावाची वाला। लेकिन यदि आपसे पूछे, जैसे कह दे 24, ठीक है, 24 को आप क्या कहेंगे, 20 और 4 24, क्या होगा, 20 और 4 24, यही तो कहेंगे 24 को। तो 20 और 4 ये तो समाहार हो गया, समूह बन गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। 20 और 4 तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं कहीं, तो आप जो है इसको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कहीं किसी परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो ये आपका द्विगु समास हो गया। इसके बाद अगला है कर्मधारय समास। अब द्विगु समास में क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। विशेषण होगा संख्यावाची, ठीक है, समाहार का बोध कराएगा, उत्तर पद प्रधान होगा। इसमें भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी। जैसे मैं कहूं चतुर्भुज, क्या है चतुर्भुज, देखिए ये थोड़ा सा छूटा था, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं, यहां पर थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप उसका समास विग्रह करके देखिए, ठीक है। तो अगर आपको इसमें मिले, जैसे दो तरीके से इसका समास विग्रह होगा, एक इस तरीके से होगा कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात चतुर्भुज मतलब ब्रह्मा हो जाएंगे, या अगर 4 भुजाओं का समूह कहें हम, ठीक है, तो 4 भुजाओं का समाहार या समूह जब इस तरीके से इसका विच्छेद होगा तो यहां पर तो संख्यावाची हो गया, तो ये आपका किसमें चला जाएगा, द्विगु समास में चला जाएगा। कल वाली क्लास में हम इन्हीं शब्दों को केवल देखेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए सब कुछ, ठीक है। अब यहां पर देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा, तो इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होगा, ये भी आप जान रहे हैं। और अब इसमें देखिए स्पेशल क्या है, आपने द्विगु में पढ़ा कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा, लेकिन विशेषण भी कैसा होना चाहिए था, संख्यावाची विशेषण। कैसा, वहां पर अगर संख्यावाची विशेषण होगा तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। लेकिन यदि संख्यावाची को छोड़ करके कोई विशेषण आता है, ये 4 प्रकार है विशेषण के, संख्यावाची को छोड़ करके कोई विशेषण आ रहा है तो वो क्या होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। ये ध्यान में रखिएगा आप। विशेषण और संज्ञा को आप विशेष भी कह सकते हैं, ठीक है, विशेष भी कह सकते हैं। तो विशेषण विशेष से जहां पर आए ये आप समझ लीजिए। और अगर उपमान और उपमेय की बात हो, पहला पद उपमान हो, दूसरा पद उपमेय हो, अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सी नई चीज आ गई, उपमेय और उपमान क्या आ गया, ठीक है। तो देखिए उपमेय मतलब होता है कि जिसको किसी की संज्ञा दी जाती है। जैसे आप जानते हैं चरण कमल क्या होता है, चरण कमल, ये देखिए चरण कमल, ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो चरण है वो किसके जैसा है, कमल के समान है, ठीक है। या आप इस तरीके से देखिए, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा दूसरा जो है उदाहरण लेके समझाता हूं। देखिए यहां है चरण कमल है, मृग नयन, ठीक है, चलिए मृग नयन, तो जो नयन है वो किसके समान है, मृग के समान है, ठीक है। तो यहां पर देखिए तुलना की मतलब समानता बतलाई जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है, समानता बतलाई जा रही है किससे, अब जिससे समानता बताई जाएगी, ठीक है। जैसे चंद्रमुखी, क्या है, चंद्रमुखी, अब किसकी समानता बताई जा रही है, मुख की समानता चंद्रमा से की जा रही है, ठीक है। तो जिसकी समानता की जाएगी वो होगा उपमेय, जिसकी समानता जिससे की जाएगी वो होगा उपमान, ठीक है। जैसे चंद्रमुखी में जो है मुख क्या है, ये उपमेय है, क्योंकि मुख की समानता की जा रही है किससे, चंद्रमा से, तो जिससे की जाएगी वो उपमान होगा। कैसे याद करेंगे उपमेय, ठीक है। जैसे होता है पेय, पीने के योग्य, पेय का मतलब क्या होता है, पापेय की मात्रा, पेय, पेय मतलब पीने के योग्य। उसी तरह उपमेय, उपमा देने के योग्य, अब किसको, जो उपमा देने के योग्य, मुख है, उपमा देने के योग्य मुख है, तो मुख आपका क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। अब उपमान क्या होगा, जिसकी दी जाती है, ठीक है, जिसकी मतलब कि चंद्रमा की, मुख को दी गई किससे, चंद्रमा से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोनों, उपमेय और उपमान, ठीक है। अब यहां पर परिभाषा देखिए कि जिस समस्त पद में
विशेषण व विशेष्य हो, ठीक है, या उपमान व उपमेय हो, तो उसके योग से जो आपका पद बनता है उसमें कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है कर्मधारय समास। अब इसमें देखिए क्या होगा, उदाहरण देखिए, मैंने विशेषण विशेष्य का अलग अलग करके रखा है। जैसे महात्मा है तो महान है जो आत्मा, महात्मा, ठीक है। तो इसमें महात्मा क्या होगा? महान आत्मा, तो महान आत्मा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये विशेषण विशेष्य हो गया। महान कवि, महान है जो कवि, तो महान कवि, तो कवि की विशेषता बता रहा है महान, तो विशेषण और विशेष्य हो गया। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, देखिए दो तरीके से होगा। एक है कि नीला है जिसका कंठ अर्थात कौन होगा? शिव जी, ठीक है। और दूसरा है नीला है जो कंठ, ठीक है। दो तरीके से होगा। तो नीला है जो कंठ, तो कंठ के बारे में बताया जा रहा है, नीला है जो कंठ, तो इसका मतलब कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। तो यहां पर नीला क्या हो गया? विशेषण, और ये आपका कंठ क्या हो गया? कंठ हो गया आपका विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य तुरंत आप क्या लगा देंगे? कर्मधारय समास। लेकिन विग्रह के ऊपर है, अगर आप विग्रह इसका बदल दीजिए तो आपका तुरंत वहां पर समास बदल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं फिर बता रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में पूरी अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। आगे अगर हम और उदाहरण देखें कि उपमान उपमेय वाला, जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल, ठीक है। मतलब कि अब माफ कीजिएगा, कमल के समान चरण यहां पर होना चाहिए था, ठीक है। मतलब कि जो चरण की आपकी समानता बताई जा रही है, किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है, ठीक है। तो यहां भी क्या उपमान और उपमेय की बात हो गई, ठीक है। जैसे चरण आपका क्या है? उपमेय है, और कमल क्या है? उपमान। उससे तुलना की गई किसकी? चरण की। मृग नयन, मृग के समान नयन, ठीक है। तो नयन जो है किसके समान? मृग के समान हो गया ना, उपमेय उपमान। आशा लता, आशा रूपी लता, मतलब जो लता है वो किसके समान है? आशा के समान है, ठीक है। कुसुम कोमल, जो कुसुम के समान कोमल हो, मतलब फूल के समान कोमल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा उपमेय उपमान। उदाहरण आप किताब से और देखते रहिएगा, जहां भी आपको कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका निवारण आपको अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है। अगला है कि यदि विशेषण पदों की पुनरावृत्ति हो तो भी क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है। विशेषण पदों की, अब मैंने पीछे बताया था कि यदि अव्यय पदों की या संज्ञा की, किसकी? संज्ञा की पुनरावृत्ति हो तो आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। ये ट्रिक्स है। और यदि आपके विशेषण की पुनरावृत्ति हो, जैसे लाल लाल, काला काला, हरा ताजा, गोल मटोल या गोल गोल, ये सब हो तो आप तुरंत लगाएंगे। आप कहेंगे ना कि विशेषण है भैया, और विशेषण बार बार आ रहा है, संख्यावाची विशेषण नहीं है, विशेषण बार बार आ रहा है, तो आप तुरंत लगाएंगे कौन सा? कर्मधारय समास। ये इतना आपको समझ में आया। एक और आपको कंफ्यूज करता है, कुपुत्र सुपुत्र वाला, ठीक है। कुपुत्र है, सुपुत्र है। अब यहां पर दोस्तों क्या है कि जो सु है वो क्या है? पुत्र की विशेषता बता रहा है ना, यही तो कर रहा है। मतलब कि सु जो है विशेषण के रूप में है, और ये भी कैसा? गुणवाचक विशेषण है, तो विशेषण के रूप में है, इसका मतलब विशेषण विशेष से मतलब क्या? इन दोनों में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी चीजें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका निराकरण नेक्स्ट वीडियो में आपका हो जाएगा। अब अगला आपका छठा और लास्ट समास है बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास सबसे आसान माना जाता है, बस आप कंफ्यूज ना हो तो। जैसे इसमें कोई पहला, ना तो पहला प्रधान, ना तो दूसरा प्रधान, ना तो दोनों प्रधान, इसमें क्या होता है? कोई तीसरा ही प्रधान हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ? जैसे लोमड़ी और किसकी लड़ाई थी? वो लेकर के रोटी को, कव्वे, कव्वे और गिलहरी की लड़ाई थी, और रोटी कौन ले गया? नीचे लोमड़ी देख रही थी, लेके चली गई, तो वो तीसरा वाला लेके गायब हो गया। वैसे इसमें भी है, तीसरा पद प्रधान होगा, मतलब कि इसमें दोनों पद अप्रधान होंगे। क्या होंगे? दोनों पद अप्रधान। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जिस सामासिक पद में दोनों पद अप्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? तो दोनों पद अप्रधान आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब मैंने पढ़ाया है, आप जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में देखिएगा, शब्द के भेद मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। इसमें मैंने बताया है कि जिस तरीके से वो बनाए जाते हैं, संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? यौगिक, ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसमें जो योग रूढ़ वाले होते हैं, जिनका तीसरा अर्थ निकलता है, ये जितने भी होंगे सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जितने भी देवी देवता आते हैं मैक्सिमम बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। जैसे लंबोदर, अब आप कहेंगे कि यहां भी 2 समास होगा, एक कर्मधारय होगा और एक कौन सा? बहुव्रीहि समास होगा।
फिर मैं कहता हूं कि अगली वीडियो में मिलिए, सब क्लियर। ठीक है, तो लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। ठीक है, अगर मैं इसी के कहूं कि मोटे पेट वाला या लंबे पेट वाला, ठीक है, या लंबा जिसका पेट या लंबे पेट वाला, तो लंबे पेट वाला जो होगा दोस्तों क्या होगा, अब पेट की विशेषता बता रहा है कि वो लंबा है, मतलब विशेषण, विशेष मतलब कर्मधारय है। आपको मिलेगा कैसे, आप अपने विच्छेद के अनुसार, समास विग्रह के अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको जब प्रश्न में मिलेगा तो दोनों में से एक ही मिलेगा। हाँ, बहुब्रीहि का अगर सीधा सीधा आपको उदाहरण दिया है, ये बहुब्रीहि के सीधे सीधे जो उदाहरण मिलते हैं, अगर उसके साथ कर्मधारय, ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो कोर्ट का मैटर बन जाएगा। ठीक है, तो आप बहुब्रीहि को वरीयता देंगे, अदरवाइज आपका अलग अलग ही मिलेगा, जहां बहुब्रीहि वहां कर्मधारय नहीं मिलेगा। दशानन की बात करें, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। अब ये दशानन वाला आप देखे होंगे तो कहे होंगे संख्यावाची द्विगु, द्विगु समास होना चाहिए, तो भैया यहां पर भी द्विगु समास हो सकता है लेकिन विग्रह अलग होगा। ठीक है, पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है, पंक धन ज, मतलब पंक मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो कौन होगा, कमल, अर्थात कमल हो जाएगा। निशाचर, निशाचर, निशा में चर या विचरण करने वाला, तो निशा में विचरण करने वाला अर्थात कौन हो जाएगा, राक्षस जो होते हैं वो रात्रिचर होते हैं, निशाचर होते हैं। ठीक है, शाखा मृग, अब शाखा का है जो मृग, अब शाखा का मृग कौन हो सकता है, मृग का अर्थ कहां से आप लगाएंगे, तात्पर्य क्या होगा कि चंचलता होनी चाहिए, मृग बहुत तेज देखिए भागता है ना, तो चंचलता होनी चाहिए। तो शाखा मृग मतलब कि जो शाखाओं पर घूमता हो या चंचलता दिखाता हो, चपलता दिखाता हो, वो कौन होगा, शाखा मृग होगा, मतलब कि जो शाखाओं पर उछल कूद करता हो, मतलब बंदर। ये आपका उसमें भी आता है, पर्यायवाची में भी आपका आता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो उदाहरण आपके हैं ये किसके हैं, बहुब्रीहि समास के हैं। अब आपका जो है डाउट क्या क्या होगा, डाउट ये होगा कि जो द्विगु समास है, ठीक है, द्विगु और बहुब्रीहि में डाउट होगा आपका। ठीक है, और अगर बात करें कर्मधारय और बहुब्रीहि में होगा, ठीक, कर्मधारय और बहुब्रीहि में होगा ये, तो आपका जो डाउट क्लास है ये आपका नेक्स्ट क्लास डाउट क्लास होगा, उसके लिए आप जो है थोड़ा सा वेट करेंगे, नेक्स्ट डे हो सकता है आपको ये क्लास मिल जाए डाउट क्लास। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना जितना डाउट है उसको लिखिए, वो सारे डाउट आपके मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो इसके लिए आप जुड़े रहिए दोस्तों, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लास थोड़ी सी छोटी बनाई गई है ताकि आप जब चाहे तब इसको देख सकें। ठीक है, तो अब इसका टेस्ट भी मैं कराऊंगा, बस प्लानिंग थोड़ी सी चल रही है, वो प्लानिंग थोड़ी सी पूरी हो जाए तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीजें यहां पर मिलने वाली है। चलिए, तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।